पाकिस्तान के एक एयरबेस पे कुछ नए अमेरिकन मेड एपीसीज को एक कार्गो प्लेन से अनलोड किया जा रहा है। इस प्लेन से गोला बारूद और कुछ आदमी निकल रहे थे। इसमें 6F-104 फाइटर प्लेन, 7 B-57 बम्बर्स और 300 कैरियर्स थे जो अनलोड हो रहे थे। अब यह इंफॉर्मेशन जब ऊपर पहुंचती है तो ये चीज पता चलती है कि यूएस अपने आर्म एम्बार्गो को तोड़कर पाकिस्तान को सीक्रेटली वेपन सप्लाई कर रहा है, जो कि इसको नहीं करना चाहिए था। अब यही वो टाइम था जब इंडिया को समझ में आ गया था कि आगे पाकिस्तान कुछ बड़ा स्टेप ले सकता है। तो इंडिया ने अपना फोकस और इन्वॉल्वमेंट ईस्ट पाकिस्तान, जो यानी कि अब बांग्लादेश है, उस पे कर दिया और इस वेपन सप्लाई को लेके भी बैक चैनल से यूएस से डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। तो इधर ये सारी चीजें चल रही थी। ईयर 1970 आते आते RNAW के जो एजेंट थे वो लंदन में उन्होंने अपना ठीक ठाक नेटवर्क बना लिया था। तो इन्हीं इंडियन एजेंट में से एक एजेंट था जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स थे उनको फॉलो करता था और उनकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करता था कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कुछ मिलिट्री एक्शन करने वाला है। यह इन्फॉर्मेशन पहुंचते ही एनालाइज किया गया कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको इससे खतरा है, इसलिए ईस्ट पाकिस्तान में इनको और ज्यादा इंटरवीन करना होगा, यानी कि दखल देना होगा। और इसकी फिर तैयारी इंडिया बहुत तेजी से शुरू कर देता है। आर्यन काऊ इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान का जो बॉर्डर था, जो उस बॉर्डर पर टेक्निकल पोस्ट बनाए गए थे उनके नंबर्स बढ़ा देते हैं और वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के हर एक कम्युनिकेशन को ट्रैक करते हैं, हर कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करते हैं। सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि पाकिस्तान का इलेक्शन आने तक RNAW के पास उनके सारे इन्फॉर्मेशन थे कि इलेक्शन के अंदर किस किस के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, मिलिट्री एक्शन होगा तो कौन कौन इन्वॉल्व होगा, हर चीज उनको पता चल गई थी। आर्यन काऊ इन सारी सिचुएशन को एनालाइज करके इंदिरा गांधी को भेजते हैं और इसके बाद ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर इंडिया ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच जो एरोप्लेन्स आते जाते हैं, अगर ये अपने एयर स्पेस को ब्लॉक कर देंगे तो ये इंडिया को काफी बड़ा एडवांटेज देगा। एक तो रूट लंबा होगा ही और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी जी कहती थी कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, बिना किसी रीजन के एयर स्पेस को बंद करना, या तो वार जैसी सिचुएशन हो तभी ऐसा किया जा सकता है। और बिना रीजन के अगर इंडिया ऐसा करता है तो इंटरनेशनल प्रेशर जो है बहुत ज्यादा होगा, जिससे इंडिया को दिक्कत होगी। अब जब ये सारी बातें चल रही होती हैं तो उस टाइम पर एक कोइंसिडेंट होता है जो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आता है। एक्चुअली हामिद कुरैशी नाम का एक आदमी श्रीनगर से पेशावर आता है और फिर वहीं पर उसकी मुलाकात मकबूल भट्ट के नाम के एक आदमी से हो जाती है, जो कि एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है NLF, नेशनल लिबरेशन फ्रंट, उससे बिलोंग करता था। और ये जो NLF से मकबूल भट्ट था यह हामिद कुरैशी को इन्फ्लुएंस कर देता है और इसकी जो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन थी NLF इसको ज्वाइन कर लेता है। अब क्या होता है, जो ये NLF थी इसके 36 मेंबर पाकिस्तान से कश्मीर में घुस रहे थे, उनको जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने पकड़ लिया था। अब NLF को इन 36 मेंबर्स को इंडिया से छुड़वाना था, वो इसके लिए एक बनाते हैं और इसकी जो सारी जिम्मेदारी थी वो हासिम कुरैशी को दे देते हैं। प्लान यह है कि हासिम कुरैशी इंडिया में वापस जाएगा और श्रीनगर के एयरपोर्ट से एक प्लेन को हाईजैक करेगा और फिर इंडियन गवर्नमेंट से निगोशिएट करके उन 36 लोगों को छुड़वाया जाएगा। और NLF जो था वो हासिम को ट्रेन करके इंडिया भेज देता है। अब जैसे ही हासिम कुरैशी इंडिया में घुसता है इसको भी एजेंसीज पकड़ लेती हैं और यह खबर आर्यन काऊ के पास पहुंचती है। और जब हासिम का इंट्रोगेशन होता है तो उसमें जो ये प्लेन को हाईजैक करके अपने 36 बंदों को छुड़वाने का जो प्लान था, यह प्लान RNAW को पता चल जाता है। अब आर्यन काऊ जो थे इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, वे हासिम कुरैशी को कन्विंस कर लेते हैं और एक डबल एजेंट बना देते हैं और यहाँ से हासिम कुरैशी जो था इंडिया के लिए काम करने लगता है। अब आर्यन काऊ का जो प्लान था उसमें हासिम कुरैशी को कहा जाता है कि इंडियन प्लेन को हाईजैक कर रहे थे जैसे वैसे ही हाईजैक करना है आपको, इस प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान के लाहौर में ले जाना है और प्लेन में RNAW के एजेंट्स होंगे और प्लेन को पाकिस्तान में उतारने के बाद उन 36 लोगों को जेल से छुड़वाने की डिमांड करनी है और उसके साथ साथ एक चीज और करनी है, जुल्फिकार अली भट्ट से मिलने की भी डिमांड करनी है। और हासिम कुरैशी इस पर जनवरी 1971 में हाईजैक करके प्लेन पाकिस्तान के लाहौर में उतार देता है और फिर हासिम के डिमांड से 1 फेब 1971 को जुल्फिकार भट्ट इससे मिलने आते हैं और जैसे ही मिलने आते हैं ये सारी फोटो जो थी वो मीडिया में वायरल हो जाती है। ये है वो फेमस फोटो। अब इसके बाद इंडिया में ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसमेंट की जाती है इस हाईजैकिंग के बारे में और इसको इंडिया पर एक अटैक की तरह देखा जाता है और इसको एक खतरा बता के इंडिया पाकिस्तान के लिए जो एयर स्पेस था वो उसको बंद कर देता है। पाकिस्तान के ऊपर काफी प्रेशर पड़ता है ऑल ओवर वर्ल्ड से, लेकिन इसके बाद भी जुल्फिकार भट्ट इसको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। प्रोबेबली तो इस बात से जो इंडिया का क्लेम था उसको और हवा मिल जाती है। अब इसके थोड़ी देर बाद जो पाकिस्तान प्लेन था उसके सारे पैसेंजर जो थे उनको उतारा जाता है और जैसे ही सारे लोग उतारते हैं प्लेन में आग लगा दी जाती है और ये प्लेन में आग लगाने के बाद की फोटो है। और जितने भी एयरप्लेन में पैसेंजर थे जिसमें RNAW के एजेंट भी थे उनको पाकिस्तान के अमृतसर के रास्ते से इंडिया पहुंचाना पड़ता है और क्योंकि हासिम कुरैशी मिला था RNAW से तो जो 36 आतंकवादी थे उनको भी नहीं छोड़ना पड़ता और एयर स्पेस जो था पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया जाता है। ये स्टेप आर्यन काऊ का एक मास्टर स्ट्रोक की तरह माना जाता है जिसकी वजह से आप लोगों को ये फोटो देखने को मिली।